नमस्कार, खबर स्तंभ में आपका एक बार फिर स्वागत है। खबर स्तंभ लगातार पॉडकास्ट के जरिए आप लोगों को जो बातें होती है, जो झारखंड की राजनीति हो या कई अदर विषय पर आप लोगों से ओत प्रोत कराता है। लेकिन आज हम ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो युवाओं के लिए या छात्रों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट हैं जो पिछले लगभग 21 से 22 सालों से राजनीति में हैं और युवाओं के लिए खास कर ये जाने जाते हैं। आज हमारे साथ रामगढ़ के मूल निवासी और युवाओं के चहेते संतोष महतो जी हैं। सबसे पहले खबर स्तंभ में स्वागत है। खबर स्तंभ के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए तमाम टीम मेंबर्स को जोहार है। साथ ही साथ आपके जितने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, चैनल को फॉलो करने वाले लोग हैं, आपके शुभचिंतक हैं, सभी को मेरा जोहार। सबसे पहले सवाल करने से पहले ये पूछना चाह रहे हैं, युवाओं के चहेते कैसे बन गए? इतना कम समय में युवा है। युवा एनर्जी को पसंद करता है और युवा पोटेंशियल लोगों को पसंद करता है। युवा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने वाले लोगों को पसंद करता है। युवा समाधान चाहता है। युवा के बारे में डिफाइन किया जाता है कि युवा वही है जो इंद्रधनुष के सातों रंगों के आधार पे अपना विचार तय करता है। युवा के विचार कई कई रंगों के होते हैं। युवा इतना पोटेंशियल है कि वो सागर को भी मुट्ठी में भींच सकता है। युवा इतना पोटेंशियल है कि वो पर्वत पहाड़ लांघ सकता है। युवा यानी ऊर्जावान नेतृत्व को युवा पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये वजह है कि ये अपने करियर के शुरुआती दौर से मैंने ऊर्जापूर्ण राजनीति की है, प्रैक्टिकल राजनीति की है, एकदम किताबों से हटके जो आम आदमी, आम किसान, आम मजदूर, आम छात्र, आम युवा जो चाहता है उससे संबंधित हमने राजनीति की है। यही वजह है कि युवा पसंद करते हैं। युवाओं तो पूरी कहानी बता दी है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आप नौकरी में थे। नौकरी का अपना अनुभव है। रिलायंस टेलीकॉम जैसी बड़ी कंपनी में मैंने काम किया है। ये पूछना चाह रहे उसके बाद हाँ बिल्कुल था ना। अब छोड़ करके राजनीति जीवन में आए, आखिर क्यों? कोई भी चाहता है सरकारी नौकरी हो, लोग जी जान लगा देते हैं। खास करके तो कोई भी चाहता है मेरा बेटा या भाई सरकारी नौकरी करे, लेकिन आप छोड़ करके इस जीवन में आए, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? जब से होश संभाले तब से अपने आसपास में पुलिस विभाग में पदस्थापित अपने पिताजी को देखे, जिम्मेदारी निभाते हुए देखे और कहीं ना कहीं ये मन में कसक हमेशा जगती रही कि कुछ अगर अनलिमिटेड ताकत, कुछ अनलिमिटेड काम करने का अपॉर्चुनिटी अगर कहीं से मिलता तो समाज को एक व्यापक पैमाने पे बदलाव दिया जा सकता था और अपना जो एफर्ट है, जो प्रयत्न है, उससे एक बड़े समाज को प्रभावित किया जा सकता था, एक लंबे भूभाग को प्रभावित किया जा सकता था। ये एक वजह बना कि नौकरी छोड़ के मैं राजनीति में आया। दूसरा वजह यह था कि मैं शिक्षा विभाग में था और शिक्षा विभाग में झारखंड में वर्तमान ऐसी स्थिति है कि आपको आपके पोटेंशियल के अनुसार, आपको अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश बोल पाएँ, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा गणित सॉल्व कर पाएँ, आप अगर चाहते हैं कि उनको सामाजिक विज्ञान पढ़ा पाएँ, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। आप जब स्कूल में जाएंगे तो एक यूनिफॉर्म सिलेबस सबके लिए लागू है। 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के बच्चे एक सिंपल किताब पढ़ रहे हैं, ABCD पढ़ रहे हैं और मूलभूत चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसी में उलझा हुआ है पूरा सरकारी विद्यालय। तो कहीं ना कहीं काम करने का स्कोप कम मिला। जिस तरीके से मैं काम करना चाहता था वो काम करने का स्कोप वहाँ पे कम था। ये भी एक वजह बना। लेकिन अब शिक्षा के लाइन में थे, वहाँ से भी युवाओं के भविष्य बदल सकते थे। देखिए, यहाँ पे भविष्य बदलने की बात नहीं है, यहाँ पे सिस्टम को बदलने की बात है। हम एक बार सिस्टम को बदल देंगे तो कई पीढ़ियों का भविष्य बदल पाएंगे। एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर कोई एक्टिविस्ट किसी एक क्षेत्र के प्रखंड को या अंचल को अपने दबाव से, अपने प्रभाव से कुछ दिनों के लिए सुधार सकता है,
लेकिन जैसे ही वहाँ के बीडीओ या वहाँ के सीईओ का तबादला होगा, ट्रांसफ़र होगा, नए लोग आए, तो फिर से वो भ्रष्टाचार और फिर से वही सिस्टम लागू हो जाएगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम युवाओं को राजनीति में आना ही होगा। पिछले उपचुनाव विधानसभा के उपचुनाव रामगढ़ में चुनाव लड़े थे, कैसा अनुभव रहा? और झारखंड पार्टी से शायद? हाँ, बिल्कुल, झारखंड पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा। और झारखंड पार्टी से लोग सवाल भी उठाते हैं कि झारखंड पार्टी क्यों? मेरा कहना है कि इकलौती ऐसी झारखंड पार्टी उस समय मौजूद थी, झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय हो चुका था। एनडीए और यूपीए, जो तत्कालीन यूपीए था, उससे हमारा अलाइनमेंट ठीक नहीं हो पाया। मतलब अगर देखें सैद्धांतिक तौर पे, तो ना हम अपने आप को एनडीए के करीब पा रहे थे, ना यूपीए के करीब पा रहे थे। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए एक बैनर चाहिए था। ऐसे समय में झारखंड पार्टी से जुड़ने का एकमात्र वजह यह था कि उस पार्टी के साथ झारखंड शब्द जुड़ा हुआ है। झारखंड नामधारी पार्टी थी और झारखंड का सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा का नाम उससे जुड़ा हुआ था। 1949 में एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा टीम जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया, उस पार्टी का नाम रखा जाता है झारखंड पार्टी। आप देखते हैं कि झारखंड का स्थापना कब हुआ और झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो एक सेंटिमेंटल लगाव हो गया। और चूंकि चुनाव आनन फानन में हुआ, समय कम था, डिसीजन लेने का तुरंत तत्कालीन ये जरूरत था कि तुरंत में जवाब देना है। और झारखंड पार्टी के लोग हमसे जब मिले तो उनका कहना था कि पुरानी पार्टी रहेगी, पुराना पहचान रहेगा, तेवर नया होगा। हम लोग पूरा सिस्टम को, पूरा पार्टी के जो ऊपर से नीचे के पदाधिकारी हैं उनको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर से अध्यक्ष का चुनाव होगा, युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और झारखंड को एक नया विकल्प देने के ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन चुनाव लड़ गया मैं उस बैनर से। उसके बाद जब झारखंड पार्टी का महासम्मेलन हुआ, महाधिवेशन हुआ, उसमें फिर से वही पुराने लोग पार्टी में काबिज हो गए। तो जो वादा पार्टी के पदाधिकारियों ने हमसे किया था वो वादा पूरा नहीं हो पाया। ये वजह बना कि झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद एक अच्छे जगह पे उन्होंने मौका मुझे दिया, कोऑपरेट भी किया कुछ टीम के लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव लड़ने में हमारी मदद भी की उन्होंने। लेकिन जो मूल बात था कि पार्टी का रिकंस्ट्रक्शन होगा, एक नए विकल्प के तौर पे पार्टी झारखंड में उभरेगी, वो नहीं हो पाया। मतलब कि पूरी तरह से आप झारखंड पार्टी में उस समय भी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उस समय अगर कोई अदर पार्टी भी अच्छी होती तब? बिल्कुल, देखिए हमारे पास ऑफर थे, हमारे पास जदयू का ऑफर था, लेकिन वो बिहार की पार्टी कही जाती है। हमारे पास टीएमसी का भी ऑफर था, वो कहा जाता है कि वो कलकत्ता की, बंगाल की पार्टी है। हमारे पास आम आदमी का भी ऑफर था, लेकिन वो दिल्ली था। और वो लोगों का कहना था कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो हमारी टीम वहाँ आपको कोऑपरेट नहीं कर पाएगी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। यहाँ लोकल थी और झारखंड की पार्टी थी, झारखंड पार्टी थी, नाम बस झारखंड जुड़ा हुआ था, तो एक वजह बना कि मैंने पार्टी चुना। ऐसा भी देखा गया है कि झारखंड पार्टी पहले के दबदबा था। नहीं, उस इतिहास में नहीं जाना चाहेंगे। इतिहास तो बहुत बड़ा है झारखंड पार्टी का है, लेकिन बीच में जो नाम जुड़े झारखंड पार्टी से, जो पार्टी के ने जो उतार चढ़ाव देखा, देखिए एक समृद्ध इतिहास तो झारखंड पार्टी का रहा ही है, क्योंकि इसी बैनर से तत्कालीन मुख्यमंत्री या झारखंड के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन को भी हराया गया था। तो एक बड़ा इतिहास है झारखंड पार्टी का। लेकिन इस पार्टी से जुड़ने का एकमात्र वजह था उपचुनाव में तुरंत निर्णय लेना था, किसी पार्टी से जुड़ना ही था चुनाव लड़ने के लिए। और निर्दलीय के तौर पे मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। बाद में जब चुनाव परिणाम आए तो एहसास हुआ कि कहीं बेहतर होता कि मैं निर्दलीय चुनाव बिल्कुल चुनाव निर्दलीय लड़ जाता, क्योंकि उस समय चुनाव के वोटिंग के बाद जो परिणाम आया उससे ये साबित हो गया कि जो मेरे डाई हार्ड सपोर्टर थे, जो मेरे कार्यकर्ता थे, वोटर मैं उनको नहीं बोलूँगा, जिन कार्यकर्ताओं की टीम के साथ मैंने रामगढ़ विधानसभा बदलाव का मतलब सपना देखा था, उन्हीं लोगों ने मुझे वोट किया। इस बात की मुझे खुशी है कि मेरा टीम एकजुट रहा। और एक बार फिर आपको बधाई देते हैं आपका जेपी केसेस में शामिल होने के लिए, कि जेपी केसेस में शामिल हुए आप। देखिए उपचुनाव से पहले अपने प्यारे जयराम भाई, हमारे पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष टाइगर, और झारखंड के इकलौते ऐसे शख्स जिन्होंने झारखंड के कोने कोने में राजनीति की नई परिभाषा गढ़ी है, उनके संपर्क में मैं 2016 से था। 2016-17 में जब होमगार्ड आंदोलन हुआ था, उस समय टाइगर जयराम भाई से हमारी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, और उनसे हमारे तभी से मधुर संबंध थे। हाँ, लेकिन वो संबंध राजनीतिक नहीं था।
बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन वो बिल्कुल राजनीतिक नहीं था। बाद में जब उनका एक बड़े चेहरे के रूप में उदय हुआ, लोगों ने टाइगर जयराम महतो को झारखंड का भविष्य स्वीकार किया। ऐसे में बहुत खुशी हुई कि हमारे छोटे भाई अब जो है पार्टी के प्रोटोकॉल के अनुसार देखेंगे तो वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं, हमारे सीनियर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उनसे जुड़ने का मौका मिला और बहुत खुश हूँ मैं इस बात से कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा बैनर जिससे हमारा मत जो है वो मिलता है, हमारे सिद्धांत मिलते हैं, हमारी विचारधारा मिलती है, काम करने का हमारा स्टाइल मिलता है। जयराम भाई को जब हम लोग देखते हैं तो एकदम ऊर्जा से लबरेज युवा दिखता है। तो अभी वर्तमान राजनीति में झारखंड के 24 जिलों में आप देख लीजिए, मैंने 22 जिलों में अलग अलग संगठन के साथ में काम किया है। झारखंड के एक बड़े क्षेत्र को मैं जानता हूँ, बड़े बड़े अच्छे संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को भी जानता हूँ, लेकिन जो ऊर्जा और जो डायमेंशन काम करने का जो तरीका जयराम भाई का है, दूसरा और किसी का नहीं है। तो बहुत खुशी हुई कि इस पार्टी से एक आधिकारिक तौर पे मैं जुड़ पाया। पार्टी और टीम के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। टीम के साथ पहले से, लेकिन आधिकारिक रूप पे अब कल ज्वाइन किए? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बीच में मैं उपचुनाव में आ गया था। उस समय JBKSS का स्टैंड था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में जब बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे एक्टिविटी हुई, बहुत सारा मुआवजा दिलाने को लेकर आंदोलन हुआ, विस्थापन के मुद्दों को लेकर आंदोलन हुआ, डोमिसाइल के मुद्दे पे आंदोलन हुआ, भाषा के मुद्दे पे आंदोलन हुआ, तब टीम के लोगों ने ये महसूस किया कि एक लॉन्ग टर्म परिवर्तन बिना सत्ता में आए हुए संभव नहीं है, और सत्ता में आने की एकमात्र सीढ़ी जो है वो राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक तौर तरीके से एक लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के तहत ही आप निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं, और तभी आप झारखंड के हित में पॉलिसी बना सकते हैं। तो एक वजह बना पार्टी बनने का, लेकिन उपचुनाव में ये क्लियर नहीं हो पाया था कि हम लोग राजनीतिक दल के तौर पर आगे आएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर मुझे क्या हड़बड़ी थी चुनाव लड़ने की। मैं JBKSS के साथ ही चुनाव लड़ता जब भी चुनाव होता उस समय। क्या अब तो दामन थाम ले JBKSS का, चुनाव लड़ेंगे? देखिए अभी ये एकदम वाजिब सवाल है। सारे लोगों का यही मानना है कि नहीं, मैंने उपचुनाव लड़ा था तो फिर से चुनाव लड़ने का मनसा है। देखिए इच्छा किसका नहीं है। मनीष जी, अगर आज आपको टिकट मिल जाए, आपको अगर कोई बोले कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, चुनाव लड़िए, तो शायद मैं लगता हूँ कि आप प्रोग्रेसिव थॉट के लोग हैं, आप भी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव हर कोई लड़ना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरी बात माने, मेरा बात का यकीन अगर करें, आपके माध्यम से जितने भी लोगों तक मेरी बात पहुंच पाए, वहां तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस बार राजनीति का जो एक्सरे मैंने उपचुनाव में पाया है, जो मैंने चुनाव लड़ा, तो मैंने राजनीति को बहुत नज़दीक से समझा। मुझे ये यकीन हो गया है कि एक लंबे संघर्ष के बाद आपकी स्वीकार्यता बढ़ती है। सिर्फ संघर्ष नहीं, कहीं ना कहीं आपके विचारों में जब मौलिकता रहती है, आपके विचार जब ओरिजिनल होते हैं, और अनटू द लास्ट पर्सन, जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जब तक वो आपके सिद्धांत से, आपके विचारधारा से प्रभावित नहीं होता है, तो उसका कन्वर्सन वोट के रूप में नहीं हो पाता है। आप सोचेंगे कि तामझाम कर लेंगे और माहौल बना के पार्टी लड़ लेंगे, चुनाव लड़ लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक लंबा संघर्ष करना होता है, और इस बार जो मैं JBKSS में आया हूँ तो एक लंबा संघर्ष करने के उद्देश्य से आया हूँ। राजनीति को मैं समझना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज का हर वर्ग का व्यक्ति क्या सोचता है, क्या चाहता है, उसको अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, राज्य के लिए, अपनी जल जंगल जमीन के लिए क्या उसका ख्वाब है, क्या सोचना है, उसकी चिंता क्या है, उसको मैं समझना चाहता हूँ। तो क्या सवाल यही है कि फिर से कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अगर टिकट देती है तो? देखिए अभी चुनाव के मामले में अभी कमेंट मैं नहीं करना चाहता हूं। अभी मैं संगठन के तौर पे जुड़ा हुआ हूं। पहले मैं संगठन को मजबूती देना चाहता हूं। अगर संगठन में कुछ सिस्टम का फेलियर है या कहीं कहीं सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन है, कम नहीं हो पा रहा है, तो उसको पहले मैं स्ट्रीमलाइन करना चाहता हूँ, ठीक ठाक करना चाहता हूँ। चुनाव अभी समय है, चुनाव के लिए फिर अगर पार्टी के लोगों के साथ बैठक होगी, पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनके साथ बैठक होगी, रजामंदी होगी, तो सोचा जा सकता है, लेकिन अभी चुनाव का मैंने सोचा नहीं है। लेकिन बात तो उठ रही है कि संतोष महतो आए हुए हैं, अब तो चुनाव टिकट इसी को मिलेगा। देखिए लोगों का काम है कहना,
लेकिन अभी हनुमान जी भी अगर इस दौर में होते ना तो उनको हर मोहल्ले में हर व्यक्ति के सामने सीना चीर के दिखाना पड़ता अपना सच्चाई साबित करने के लिए। तो मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं अपना सीना चीर के नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि मैं चुनाव लड़ने के उद्देश्य से सिर्फ JBKSS में नहीं आया हूँ। मैं संगठन की मजबूती चाहता हूँ और हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, उनकी विचारधारा को अभी हमने जब मैंने ये पार्टी का सदस्यता लिया ऑफिशियली, उस दिन हमने 30 लाख लोगों तक पहुंचने का एक अभियान भी छेड़ा हुआ है। और इस अभियान के साथ जुड़ के पहले मैं राज्य के कोने कोने तक भाई जयराम के विचारधारा को पहुंचाना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं। चुनाव बहुत बात की बात है। लेकिन देखिए, जब बात उठती है तो पूछना पड़ता है। राजनीतिक में बात कई होते हैं। हाँ, ये भी बातें हो रही कि अगर टिकट मिल जाता है तो जिसने JBKSS को रामगढ़ में एक ने नाम दिया, पहचान दिया, उसका क्या होगा? देखिए, JBKSS को नाम और पहचान जयराम भाई ने दिया, उनके विचारधारा ने दिया। और उसके बाद जो प्रतिनिधि होते, हाँ बिल्कुल उन सभी को सम्मान मिलना चाहिए जिन लोगों ने भाई टाइगर जयराम महतो के साथ संघर्ष किया है। सबको सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिल भी रहा है। और रही बात चुनाव में टिकट की या चुनाव लड़ने की बात, तो जयराम भाई को जिनके ऊपर भरोसा रहेगा, अगर वो उनको टिकट देते हैं तो हम अपनी पूरे टीम के साथ में पूरा JBKSS उनके साथ रहेगा और उसको जिताने का काम करेगा। इसमें कोई विवाद नहीं है। जिसको भी जयराम भाई टिकट देंगे और बोलेंगे कि भाई आप चुनाव लड़िए, पूरा JBKSS का टीम उनको जिताने के लिए लगेगा। संतोष महतो क्या महत्वाकांक्षी हैं? देखिए, मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ। आप बोल सकते हैं कि महत्वाकांक्षी, मैं अति महत्वाकांक्षी हूँ। ठीक है, अगर अति महत्वाकांक्षी नहीं होता तो मैं सरकारी नौकरी छोड़ के राजनीति में नहीं आता। अति महत्वाकांक्षा मेरा सिर्फ मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं अति महत्वाकांक्षी इस संदर्भ में हूँ कि हमारा रामगढ़ सिंगापुर जैसा होना चाहिए, हमारा रामगढ़ पेरिस होना चाहिए, हमारा रामगढ़ विकास के जो और बड़े आयाम हैं उस आयाम पे दिखना चाहिए। हमारा रामगढ़ एकदम विकसित से विकसित शहरों की गिनती में आना चाहिए। ये महत्वाकांक्षा मेरी है। मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश में नंबर 1 विधानसभा हमारा रामगढ़ विधानसभा हो। ये महत्वाकांक्षा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक और महत्वाकांक्षा जुड़ा हुआ है कि रामगढ़ विधानसभा के जितने युवा हैं उनको पूरे झारखंड में सबसे अच्छा एजुकेशन उनके ही जिले में रह के हासिल हो जाए। सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, एम्स से टॉप लेवल की चिकित्सा सुविधाएं मैं रामगढ़ में देखना चाहता हूं। और एक बहुत बड़ी इच्छा ये है कि रामगढ़ के जितने युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो उच्च योग्यता हासिल कर चुके हैं, उनको रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में बेंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, गुड़गांव न जाना पड़े। तो हमारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। मैं अति महत्वाकांक्षी हूँ। छात्र अधिकार मोर्चा को अगर JBKSS में कल विलय करना पड़ा तो? इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 30 जनवरी 2011 को शहीद दिवस के अवसर पर हमने इस संगठन की नींव रखी थी और उस समय मुट्ठी भर लोग, रामगढ़ के ही मुट्ठी भर लोगों ने यह संगठन खड़ा किया था। और हमारा मकसद था कि एक युवा सोच और युवा जोश के साथ एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण हो जो निडर हो, निष्पक्ष हो और आज़ाद होकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की लड़ाई लड़े। उस समय रामगढ़ और आसपास के क्षेत्र में एक कराल आजसू काल चल रहा था। ठीक है, कि न खाता न बही, जो चौधरी जी और जो सुदेश जी बोले वही सही। ऐसे समय में हमने एक विरोधात्मक राजनीति शुरू किया। हमने ये तय किया कि प्रखंडों में, अंचल में, सरकारी विभागों में, जिला स्तर में, थानों में जो पैरवी चलता है, गलत लोग फंसा दिए जाते थे, जो पैरवी पहुंच वाले लोग थे उनका काम हो जाता था, जो आम आदमी परेशान रहते थे, ब्लॉकों में, थानों में चक्कर काटते रहते थे, हमने सोचा कि उनको सहारा दिया जाए और हमने एक संगठन का नींव रखा। मात्र 5-7 लोग थे शुरुआती समय में, लेकिन बाद में आपको बताऊं कि 2022 आते आते हमारे संगठन की सदस्यता 26,000 तक पहुंच गई। इतने भारी संख्या में लोगों ने संगठन को पसंद किया। आज भी बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे दिखाई देते हैं झारखंड की राजनीति में जो इसी संगठन की उपज है।
तो बहुत खुशी होती है। और जहाँ तक विलय की बात है तो संगठन का कोई विलय नहीं होता है। आपका समानांतर विचारधारा अगर किसी संगठन से मिलता है तो बहुत सारे पैरेलल काम किए जा सकते हैं, इसमें विलय की कोई बात ही नहीं है। छात्र युवा अधिकार मोर्चा अपने तेज और अपने तेवर के साथ चालू रहेगा, उसके लिए हम लोग अलग टीम का गठन करेंगे और पूरी जिम्मेदारी संगठन की दूसरे लोगों के ऊपर जाएगी। जेबी केसेस में आप शामिल हो, आप तो हो चुके हैं। अगर कल भाजपा कांग्रेस किसी से अगर ऑफर आए तो क्या उसमें भी जाएंगे, पासा पलट देंगे? देखिए, ऑफर हमारे पास नहीं आता है, आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि हमारे पास ऑफ़र आते रहते हैं। चुनाव के समय कुछ लोग आते हैं, हंसी मजाक से ऑफ़र देते हैं, लेकिन वो ऑफ़र की गंभीरता नहीं है। हमारे पास ऑफ़र इसीलिए भी नहीं आते हैं कि हमने जिस बेबाकी से करियर का शुरुआत किया है, तो एनडीए के तमाम नेता मुझे जानते हैं और यूपी के भी तमाम नेता जानते हैं कि ये हमारे साथ आने वाला नहीं है, इसकी विचारधारा अलग है। तो कोई संभावना है ही नहीं कि एनडीए या यूपीए किसी के साथ मैं जा सकूं। अगर कोई संभावना होती मनीष भाई तो मैं अभी तक जा चुका होता। नहीं, जिस तरह से आप प्रतिनिधित्व रामगढ़ में खास करके कर रहे हैं, लगातार आप युवाओं के बीच हैं, अगर कल अगर कोई पार्टी देती है तो इसके लिए कि पार्टी क्या देगी? पार्टी टिकट देगी ना। पार्टी कौन सी पार्टी टिकट देगी और क्यों टिकट देगी? मुझे टिकट लेना ही नहीं है। अभी मैंने आपने सवाल पूछा कि जेबी केसेस से अगर आपको टिकट मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, मैं अभी राजनीति को समझना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और समय राजनीति को देना चाहिए। संगठन को चलाने का मुझे अनुभव है, लेकिन जो एक्टिव पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, प्रायोगिक जो राजनीति है, मुझे लगता है कि अभी मुझे कुछ समय और देना है। लेकिन पार्टियाँ तो और पुरानी जेबी केसेस से भी पुरानी है, उसमें भी ज़्यादा अधिक समझ सकते हैं। आप आजसू की बात करेंगे, आप आजसू को पार्टी मानते हैं, मैं तो उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानता हूँ, मैं तो उसको पार्टी मानता ही नहीं हूँ। और रही बात कांग्रेस की और भाजपा की, तो उसकी इतनी दुर्गति है कि मतलब खुद जाके और अपना पैर फंसाना है। तो अभी भाजपा और कांग्रेस का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आजसू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जेएमएम भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लोग मुझे आजसू के क्रिटिसाइज करने के तौर पे जानते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम एंटी आजसू बात करते हैं, एंटी आजसू एक्टिविटी करते हैं। लेकिन आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक और चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन को तो हम नेता मानते ही नहीं हैं। हम ऐसे किसी व्यक्ति को नेता नहीं मानते हैं जो पुश्तैनी विरासत संभाल रहा है। आप हमको बताइए कि अगर हेमंत सोरेन माइनस शिबू सोरेन कर दिया जाए तो क्या होगा? जीरो, नील, कुछ भी नहीं। लेकिन आजसू की मैं बात इसीलिए करता हूं कि आजसू का गठन ही हुआ था झारखंड के युवाओं के उम्मीदों के साथ। झारखंड के युवाओं ने एक उम्मीद के साथ सुदेश महतो को अपना नेता चुना था और जो ये झारखंड में उदय हुई पार्टी आजसू पार्टी है, उसको समर्थन दिया था। आज आप देख रहे हैं कि जेबी केसेस को युवाओं का समर्थन है। एक दौर ऐसा था जब आजसू के पीछे लोग पागल थे। 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर लोग साइकिल से पार्टी का प्रचार करते थे। तो इतने संघर्ष के बाद उपजी हुई पार्टी है आजसू पार्टी। और ऐसे एक बड़े जनसंख्या का उम्मीद और ख्वाब आजसू पार्टी से जुड़ा हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से आजसू के नेताओं ने इसको अपना एक पॉकेट पार्टी बना लिया, अपना पारिवारिक पार्टी बना लिया। मौसा चुनाव लड़ेगा, ठीक है, मौसी चुनाव लड़ेगी, पत्नी चुनाव लड़ेगी, बच्चे चुनाव लड़ेंगे, रिश्तेदार चुनाव लड़ेंगे, तो बाकी झारखंड में जो आजसू के झंडा ढोने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? बताइए, क्या आपके परिवार के बाहर आपको कोई उम्मीदवार नहीं दिखता है? आप गिरिडीह के सांसद बनेंगे, आपकी पत्नी रामगढ़ की विधायक बनेगी, आपके भाई बड़का गांव में चुनाव लड़ेंगे, हाँ, आपके एक रिश्तेदार सुदेश महतो जो है वो सिल्ली से विधायक बनेंगे। सब जगह आप ही बनेंगे, बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों में आप देखिए भविष्य, उमाकांत रजक जी का करियर खत्म हो गया, कमल किशोर भगत संघर्ष करते हुए ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो आपके परिवार के बाहर जितने लोग हैं उनका दुर्गति हमने देखा है। तो आजसू को मैं पार्टी नहीं मानता हूँ, इसको मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानता हूँ। एक सवाल और इसमें बनता है कि अगर संतोष महतो महत्वाकांक्षी है तो जयराम महतो के अलावा भी आजसू का ही बात बोल रहा हूँ कि जयराम महतो के साथ ना दे करके आप आजसू में भेजा सकते थे। आजसू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ बाहरी लोगों का प्रवेश बंद है। उन लोगों को बस यस मैन चाहिए, हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग चाहिए, जो आपके विचारों को, आपके प्रोग्राम को, आपके एजेंडे को समर्थन करें। उनको वो आदमी चाहिए, उनको लेबर चाहिए, उनको कार्यकर्ता नहीं चाहिए, उनको नेता नहीं चाहिए,
उनको स्टाफ चाहिए, समझे, गुलाम चाहिए उनको, और गुलामी हमें पसंद नहीं। रामगढ़ की जनता के आखिर आपको वोट क्यों दे? क्योंकि आप पहले झारखंड पार्टी में थे, अब जेबी केसेस में, अब तो जनता चाहेगी कि आप पार्टी बदलते हैं, ये बदलते हैं, कल को आपको साथ ना दे। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक पार्टी से चुनाव लड़ा हुआ है, झारखंड पार्टी। इससे पहले मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी संबंध नहीं रहा है। अगर लोग बोल रहे हैं कि मैंने पार्टी बदला है, तो भाई सबको बोलने की आज़ादी है, सवाल सबको ही उठा सकते हैं, आरोप सबको ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एनालिसिस करके देखेंगे तो सिर्फ झारखंड पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा है, उससे पहले मेरा झारखंड पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रहा है, और चुनाव लड़ने के बाद भी मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। अगर जीवन में पहला किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ हमने थामा है तो वो जेबी केसेस है। महात्मा गांधी, अन्ना हजारे मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन आप तो उसके अपोजिट जयराम महतो में जा रहे हैं, क्रांतिकारी भाषण में वो तेज तरार, अब फिर उल्टा आ रहे हैं। देखिए, एक विचारधारा होती है। गांधी जी जिस दौर में थे या अन्ना हजारे जिस दौर में थे, ये उस समय की मांग थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो विचारधारा की मांग है, जो सिद्धांत की मांग है, जो तेवर की मांग है, वो जयराम भाई के साथ है, और हम लोग अभी इसी विचारधारा के समर्थक हैं। गरम खून बोल सकते हैं, गरम खून बोल सकते हैं, भगत सिंह का नीति बोल सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का नीति आप बोल सकते हैं। मैंने पॉडकास्ट के शुरुआत में ही कहा था कि हम युवा हैं और हम लोग एनर्जी को पसंद करते हैं, और एनर्जी हमें जयराम महतो में दिखाई देता है। जयराम महतो के बार बार हम लोग कहे कि आप शामिल हो गए हैं, उनके नेतृत्व में काम भी आगे करना है। लगता है कि अब ये हमेशा काम करना जयराम महतो के नेतृत्व में। अब जैसा कि अब ऐलान भी कर दिए कि फर्स्ट पार्टी है, लास्ट पार्टी है। टीम की स्थापना हमने की है। हम लोग एक टीम के रूप में देख रहे हैं। जयराम भाई इस टीम के नेतृत्व करता है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आजीवन वो हमारे टीम के नेतृत्व करता ही रहेंगे, और हम लोग एक टीम के रूप में हमेशा काम करेंगे। जयराम महतो को अब चुनाव की बात में सारे चीज़ आ ही गया है। लोकसभा में आप जेबी केसेस को देख लिए, 3-4 जगह जो 4-5 जगह चुनाव लड़े, उसमें से कह सकते हैं कि अच्छा खासा वोट, जिस तरह से एक पुराने कई पार्टियां थे दूसरा तीसरा स्थान पर आए, जेबी केसेस पार्टी जितने भी चुनाव लड़े हुए थे, हार मिली है। देखिए, आप इसको हार मानते हैं, लेकिन हम इसको एक ग्रैंड विक्ट्री मानते हैं। सिर्फ जीत नहीं मानते हैं, ग्रैंड विक्ट्री मानते हैं। जिस तरीके से एक निर्दलीय प्रत्याशी आता है, ताबड़तोड़ भाषण करता है, ताबड़तोड़ जनसभा करता है, ताबड़तोड़ सवाल जवाब करता है, ताबड़तोड़ आवाज़ उठाता है, और ताबड़तोड़ वोट भी लाता है। आप भाई इसको तो ग्रैंड सक्सेस बोलना चाहिए। आप बताइए, भारत के राजनीति इतिहास में इतना बड़ा सफलता जो है किसी निर्दलीय के किस्मत में नहीं आया, तो हम तो इसको ग्रैंड सक्सेस मानते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अगर आपकी लड़ाई आप अगर लड़ते हैं किसी 8 साल के बच्चे से, 5 साल के बच्चे से, और अगर वो आपके साथ 5 मिनट भी लड़ाई में टिक जाता है, तो आप जीत किसको बोलेंगे? आप अपने आप को तो विनर नहीं बोल सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से न सिंबल है, न सीरियल नंबर है। 16 नंबर 16-17 नंबर पे सीरियल नंबर है। चुनाव चिन्ह भी गैस सिलेंडर है। हाथ छाप, केला छाप, कमल छाप तो है नहीं जिसको सब कोई पहचानते हैं। ऐसे समय में, कम समय में सिलेंडर को ब्रांड बनाना, 16 नंबर को 3,50,000 60,000 वोट दिलाना एक बहुत बड़ी क्षमता है। और आने वाले समय में देखिएगा कि भाई जयराम एक इतिहास रचेंगे, और उनकी टीम एक बड़े अंतर के साथ में विधानसभा चुनाव। जयराम महतो के पार्टी या जयराम महतो को कहाँ देखते हैं? देखिए, तमाम लोग बोलते हैं कि नहीं, जयराम भाई का व्यक्तित्व इतना आकर्षक क्यों है, लोग उनके पीछे इतने दीवाने क्यों हैं, लोगों का इतना समर्थन क्यों है। तो उसका जवाब यही है कि आप किसी दिन जयराम भाई के साथ में 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बैठिए, उनके साथ आप बात करिए। आपको एक अनसंग हीरो, एक बड़ा पोटेंशियल इंसान दिखेगा। उनकी बातों में एक करिश्माई अट्रैक्शन है, उनका जो व्यक्तित्व है उसमें एक बड़ा मैग्नेटिज्म है जो खींचता है। आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति तो ये है कि उनका मैग्नेटिज्म से कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा, उनसे प्रभावित हुए बिना कोई भी नहीं बच पाएगा। जैसा कि आपने बोला कि ये विक्ट्री मानते हैं हम, अच्छा खासा एक नया कल का लड़का वो अच्छे खासे जगह पे पहुंच गया। अब पिछले आप तो कल शामिल हुए, लेकिन पहले कुछ दिन, 1 सप्ताह पहले की बात करते हैं। आपकी पार्टी ने
45 सीट 55 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अगर कल की बात करें तो 51 मतलब 81 सीटों पर चुनाव नहीं, लड़ेंगे। देखिए, इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय ने अनाउंस किया था कि 8-9 लोकसभा जो चुनाव लड़ा गया उस आधार पे 48 से 50 विधानसभा तो कवर होते हैं। कवर होता है। तो उन्होंने इसी आकलन में कहा था कि 50-55 सीट तो फिक्स है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा था कि हम 50-55 सीटों पे ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि 55 सीट तो कंफर्म है कि इतने सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे ही। बाद में गढ़वा क्षेत्र था, कुछ और जमशेदपुर का क्षेत्र था, कुछ और क्षेत्र जो थे उसको मिलाकर उन्होंने कहा था कि 55+ सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग पूरे झारखंड लेवल पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये सीटों की संख्या और बढ़ेगी। इस पॉडकास्ट को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और हमारे आज गेस्ट थे संतोष महतो, जो नए चेहरे युवाओं के चाहते हैं। और अगले कड़ी में, अगले एपिसोड में हम फिर एक युवा नेता, एक ऊर्जावान छात्र या कहें या कई राजनीतिक पार्टियों से मिलाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर स्तंभ।